के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय शबाना आजमी जी। शबाना जी, आपको सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। वी आर ऑल ईयर्स फॉर यू, शबाना आजमी जी। देशमुख परिवार, हर्ट फाउंडेशन के सभी सदस्य, मेंबर्स ऑफ द जूरी, मेंबर्स ऑफ द प्रेस, नॉमिनीज, अवार्ड विनर्स, साथियों, सबसे पहले मैं हर्ट फाउंडेशन को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने ये बेहद अच्छा प्रयास किया है कि हमारी उन महिलाओं को यहाँ रिकग्निशन दिलवाया है जो अलग अलग क्षेत्र में हमारे यहाँ काम कर रही हैं और हमारे समाज में योगदान दे रही हैं। मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देती हूँ। ये सारी दुनिया में आज मान लिया गया है कि किसी भी देश की प्रगति सिर्फ उसकी जीडीपी से मापी नहीं जा सकती, बल्कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके बारे में डॉक्टर अमर्त्य सेन इतनी बात करते हैं, किसी भी देश की प्रगति मापी जा सकती है उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जिसमें नागरिक को शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण अगर होता है तभी सही मानों में ये माना जाता है कि ये देश की प्रगति हो रही है। हमारे मुल्क में आज महिलाएं बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हैं। हमको इस बात का बहुत गर्व है कि हमारी प्रधानमंत्री महिला रही हैं, हमारी राष्ट्रपति मंत्री रही हैं, हमारी लोकसभा की स्पीकर मंत्री हैं। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में महिलाएं हैं। लेकिन सही ये भी है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कई सदियों में एक साथ जीता है। हम 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी में एक साथ जीते हैं। तो एक तरफ तो इतनी ऊंचाई को छूती हुई महिलाएं हैं और दूसरी तरफ ये भी सच है कि आज भी पैदा होने से पहले ही लड़की को गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है, सिर्फ इस जुर्म के लिए कि वो एक लड़की है। इसको बदलने के लिए, इसकी तरफ जीरो टॉलरेंस करने के लिए हमको समाज को जागरूक करना पड़ेगा और इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि आज किसी भी स्तर पर लड़की जो है वो लड़के से कम नहीं है। अगर कोई कमी है तो वो कमी है मौका की, और अगर उनको मौका दिया जाता है तो वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में योगदान करती हैं। आपने पुरस्कार देकर इन हमारे समाज के लोगों को प्रोत्साहन दिया है कि वो इस बात को कबूल करें और समझें। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो 4-5 चीजें सामने आती हैं। एक तो ये है कि महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, ये तो सभी मानते हैं, लेकिन किस तरह की शिक्षा, इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। पिछले दिनों में मैंने 3री कक्षा की कुछ टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको देखा और उनको पढ़ा। उसमें हमेशा 2 सवाल जरूर आते हैं। माँ कहाँ है? जवाब होता है माँ रसोई घर में है। दूसरा सवाल होता है पिता कहाँ है? जवाब होता है पिता दफ्तर में है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये क्यों तय कर लिया जाता है एक 3 साल के बच्चे के लिए कि माँ का काम रसोई घर में है और पिता का काम दफ्तर में है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सवाल पूछा जाए माँ कहाँ है और जवाब हो माँ दफ्तर में है, पूछा जाए कि पिता कहाँ है, जवाब हो पिता रसोई घर में है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जवाब ये हो कि माता और पिता दोनों रसोई घर में हैं और माता और पिता दोनों दफ्तर में हैं? तो ये जो शिक्षा हमको मिल रही है, इस शिक्षा में बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि उस शिक्षा का फायदा क्या जो समाज के अंदर और भेदभाव पैदा करे।
तो शिक्षा के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना जरूरी है और उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है कि वो किस तरह की वैल्यूज वो शिक्षा दे रही है। हर्ट फाउंडेशन हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एजुकेशन, डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहा है और आज जो पैकेज है वो यही है। हमको ये मानकर चलना होगा कि अगर हमारे मुल्क को सही मानों में तरक्की करनी है तो ये सब तभी हो सकता है जब हम महिला को केंद्र बिंदु बनाकर पूरे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका सेंट्रल फिगर उसको बनाएं। इसकी तरफ कोशिश हो रही है लेकिन अभी और कुछ करना बाकी है। हम ये भी कहते हैं कि देखिए, महिला को अपने पैर पे खड़े रहने की क्षमता होनी चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सदस्य बनना चाहिए। लेकिन क्या ऑटोमेटिकली जब आप पैसे कमाते हैं तो क्या ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि आपका सशक्तिकरण हो जाता है? मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं है। मैंने तो ये देखा है कि शहरों में जो घर में बाई काम करती है, 8-8 घर में जाके बर्तन मांजती है, कपड़ा धोती है, उसके बाद जब वो घर पे जाती है तो अगर जरा सी देर हो गई उसको खाना पकाने में या गर्म करने में तो उसका पति उसको मार सकता है और उस बात को कबूल करती है। मैंने ये देखा है कि कोई बैंक की क्लार्क है, वो सुबह बैंक में जाने से पहले घर का खाना बनाती है, उसके बाद कपड़े धोने के लिए डालती है, फिर बैंक में जाती है, फिर वापस आती है, फिर खाना बनाती है, फिर कपड़े सुखाती है। लेकिन जब उसकी तनख्वाह उसके हाथ में आती है तो उसको पूरी तरह से उस तनख्वाह को इस्तेमाल करने का हक नहीं है। या तो उसे अपने पति से पूछना पड़ेगा या अपनी सास से। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप पैसे कमाएं, आपको ये आजादी भी मिलनी चाहिए कि आप उस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज में आना जरूरी है। इन दिनों में औरतों के खिलाफ जो हिंसा हुई है उसको लेके, बलात्कार को लेकर बहुत सारा समाज में बहुत ज्यादा परेशानियां हुई हैं और हमको ये सोचना पड़ेगा कि हिंसा क्यों होती है औरत की तरफ, और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम किस तरह के माता पिता हैं, उसके बारे में हमको सही मानों में पूरी तरह से सोचना पड़ेगा। आज भी हमारे समाज में लड़की पैदा होती है तो आंसू बहाए जाते हैं और लड़के पैदा होते हैं तो लड्डू बांटे जाते हैं। एक ऐसे समाज में जाहिर है कि औरत के खिलाफ हिंसा होगी। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब लड़की की डोली उठती है तो उसके बाद वो सिर्फ वापस आ सकती है अपने कफन पर। हमको इस सोच को बदलना होगा। हमको ये समझना होगा कि अगर ऐसा हुआ कि हमारी बेटी के साथ जुल्म किया जा रहा है, अगर उसके परिवार ने, उसके परिवार के सदस्यों ने उस पर हाथ उठाया है, तो हमको फौरन उस लड़की को उस घर से निकालकर और अपने घर में वापस रख लेना चाहिए और कह देना चाहिए, खबरदार, हमारी बेटी के खिलाफ हम हिंसा नहीं सहेंगे। होता तो ये है कि जब लड़की आती है और माँ बाप से कहती है कि मेरे खिलाफ हिंसा हो रही है, तो माँ बाप कहते हैं तो ये तो उसको छोड़ने की तो बात नहीं हो सकती, शायद वो बुरे मूड में हो, एक थप्पड़ ही मार दिया तो क्या हुआ, और लड़की को वापस उसी जगह पर भेज देते हैं। हमने ये देखा है कि आजकल हम बहुत ज्यादा ये बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन में औरतें होनी चाहिए, पुलिस स्टेशन में विमेन ऑफिसर्स होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि जिस पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम हैं वहां हमने देखा गया कि ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। पिछले दिनों एक बहुत गहरी चीज मेरे दिल को जिसने बहुत छुआ और मुझे बहुत बुरा लगा, वो ये था कि एक औरत पुलिस ऑफिसर थी और एक औरत जो झुग्गी झोपड़ी में रहती थी उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। वो बिल्कुल अपने पति के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन
एक सामाजिक ग्रुप उसके साथ निकला महिलाओं का और कहा कि तुम जाके FIR दर्ज करो। तो बहुत डरते डरते ये औरत, जिसके आंख फूटी हुई थी, जिसका हाथ टूटा हुआ था, जिसको साफ, जब वो जा रही थी पुलिस स्टेशन में, तो आप उम्मीद ये करेंगे कि उसके साथ सहानुभूति हो। बजाय उसके जो महिला ऑफिसर थी, उसने उसे पूछा, आज तुमसे क्या गलती हुई? तो औरत ने कहा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो वो औरत ऑफिसर कहती है, क्यों, तुम्हारा पति पागल है जो ऐसे ही उठा के तुमको मार दिया? कुछ तो हुआ होगा, आज क्या हुआ? तो डरते डरते फिर उस औरत ने कहा कि दरअसल हुआ ये कि मैंने कपड़े धो के सुखाने के लिए रख दिए थे और बारिश आ गई तो वो कपड़े दोबारा गीले हो गए। तो वो महिला ऑफिसर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना गलती तुम्हारी है। अब ये जो सोचने का ढंग है, इसको बदलना होगा। हम समाज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम सब में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हम अपनी बेटियों को और अपने बेटों को इस तरह से नहीं उनकी परवरिश करेंगे कि वो एक दूसरे की इज्जत करें और समझें कि समाज आगे तभी बढ़ सकता है जब इस पटरी पे जो चलती हुई रेल है, इसको दोनों पहिए बराबर से चल रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम संगठन बनाएं, हम औरतों को एक साथ इकट्ठा करें, हम लोगों को एक साथ लेकर आएं, क्योंकि संगठन के जोर पर जो औरत अपने आप को कमजोर समझती है, वो संगठन की बुनियाद पर आगे बढ़ के अपना काम कर सकती है। मैं एक बात, मेरी जरा सी लंबी हो रही है तकरीर, लेकिन मुझे ये कहा गया था कि क्योंकि प्रहलाद ने बहुत छोटी सी बात कही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त और मिला है। हम जब शिक्षा की बात करते हैं, हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बांडा। वहां जो है सरकार की तरफ से एक अडल्ट एजुकेशन की एक कोशिश जारी हुई। तो बांडा की औरतों ने बोला कि हमको बिल्कुल शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपना नाम लिखना सीख जाऊं तो क्या मेरी गाय, मेरी भैंस दूध और देगी? क्या मेरा पति मुझे मारना बंद कर देगा? मैं सुबह 4 बजे से लेके रात में 10 बजे तक काम करती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना नाम लिखना। और उन लोगों को भगा दिया। उसके बाद महिला सामख्या एक ग्रुप है जो वहां गया और उन्होंने अडल्ट एजुकेशन की बात नहीं की। उन्होंने गांव की तमाम औरतों को एक साथ इकट्ठा किया और पूछा कि आपकी क्या समस्या है। एक आवाज में सभी औरतों ने बोला, पानी की समस्या। हमारे यहाँ हैंड पंप्स चलते नहीं हैं। ये काम मर्दों का है कि वो हैंड पंप्स को रिपेयर कर सकें, लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं है, तो वो हैंड पंप्स रिपेयर नहीं होते और हमको 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो महिला समाख्या के सदस्यों ने कहा कि तो आप अपना हैंड पंप क्यों नहीं खुद रिपेयर कर लेते? तो उन्होंने कहा कि ये तो मर्दों का काम है, ये हम कैसे कर सकते हैं? तो उनसे फिर इसरार किया और कहा गया, क्यों? हम तो देखते हैं कि आप किसी भी काम में झिझकते नहीं हैं। आप इतना पानी लेकर जाती हैं, अपने सर पर लेकर, अपने कूल्हे पे लेकर। आप जो है इतना सारा जो लकड़ी होता है वो अपने सर पे बोझ लेकर जा सकती हैं, तो आप ये क्यों नहीं काम कर सकती? तो फाइनली एक औरत ने कहा, अच्छा मैं सीखूंगी इसको रिपेयर करना। साथ में और भी औरतें जुड़ी, फिर और भी औरतें जुड़ी, फिर सब औरतें जुड़ी और सब ने कहा हम अपने हैंडपंप्स को खुद रिपेयर करेंगे। थोड़े ही दिनों में न सिर्फ वो अपने गांव के तमाम हैंडपंप्स रिपेयर कर रहे थे, वो दूसरे गांवों में जा रहे थे और वहां और लोगों के हैंडपंप्स रिपेयर कर रहे थे, जिसके लिए पहली बार वो अपने गांव से बाहर निकले और वहां और महिलाओं से मिले और देखा कि देखो उनके भी प्रॉब्लम्स वही हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं। साइकिल चलाना उन्होंने सीखा, इससे उनका सशक्तिकरण हुआ, इससे उनमें जागरूकता पैदा हुई। और फिर जब 1 साल बाद जब ये काम हुआ, उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप साक्षरता को मानेंगे, और 3 महीने के अंदर
पूरा गांव साक्षर हो गया। तो ये उदाहरण है कि लोग जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। ये हमारा काम है कि उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके बीच में रहें, उनसे पूछताछ करें और उनसे ज्ञान लें। किसी भी डेमोक्रेसी में ज़रूरत है कि लोगों की आवाज़ पहुंचे उन लोगों तक जो नीति बनाते हैं, और लोग ये तय करें कि हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जो लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, जो लोगों की आवाज़ को बढ़ाते हैं, जो लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी बात रखें, किसी से भीख नहीं मांगें, अपना हक जताएं, उन तमाम फाउंडेशंस को, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को मेरा हज़ारों सलाम। तो मैं आपको, हर्ट फाउंडेशन को इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देती हूँ और देशमुख परिवार को इस बात की मुबारकबाद देती हूँ कि आज रूपा भाभी के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम करके उनका जन्मदिन इतनी अच्छी तरह से मनाया। क्योंकि सही बात यह है कि रंजीत साहब इतना सब काम नहीं कर सकते थे अगर रूपा भाभी उनके साथ नहीं होती। आपने इन सब लोगों को प्रोत्साहन दिया, इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं विजय दर्दा जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी बातें कही। अपनी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरी परवरिश एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ आज से 60 साल पहले मेरे पिताजी ने कहा था, जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत ख़मे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। हमारे देश में, हमारे मुल्क में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारी महिलाएं उठेंगी और मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। अपनी बात खत्म करते हुए कैफी साहब का एक और शेर मैं सुनाऊंगी। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही, गम को मिटाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।